हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि पहले हमने पढ़ा पाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यताओं का विकास है। एक मानव ने जब से धरती पर जन्म लिया उसके बाद पहले वह यायावरी जीवन जिया। यायावरी का मतलब है कि इधर उधर घूमने फिरने वाला जीवन। फिर स्थायित्व को प्राप्त हुआ और उसके बाद स्थायित्व को प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे करके एक सभ्यता का विकास हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी मानवकालीन प्रथम सभ्यता है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहली बात तो ये गैर आर्य सभ्यता है। गैर आर्य क्यों? क्योंकि आर्य का समय सिंधु घाटी सभ्यता के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है। यह गैर आर्य सभ्यता है और नगरीय सभ्यता है। पहले हमने पढ़ा सॉरी पहले हमने पढ़ा कि ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। मुख्य रूप से ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ पहले वह यायावरी से स्थायित्व को प्राप्त होकर धीरे धीरे ग्रामीण जीवन बना। उसके बाद आगे चल के सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई। इसको जानने समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोत हैं, जिसमें काले रंग के मृदभांड महत्वपूर्ण हैं। काले रंग के मृदभांड क्या? जो मिट्टियों के बर्तन हैं वो उन्हें पका कर काले रंग से रंगा जाता था। पकी हुई मिट्टी मुहरें, यहाँ पे कई जगहों पे हमें पकी हुई मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई है। मुहरें मतलब आजकल के समय के मुद्रा, चाहे सिक्का सिक्का मान सकते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी के मुहरें प्राप्त हुई है। मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए कई जगहों पे। सिंधु घाटी सभ्यता में कई जगहों पे मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर ज़्यादातर अगर पशुओं की बात किया जाए तो यहाँ पे पशु हाथी, गेंडा, हिरन, चीता एवं भैंस के बारे में जानकारी थी। गाय और घोड़ी की जानकारी नहीं थी। इस बात का ध्यान रखिए, गाय और घोड़े की जानकारी नहीं थी। ठीक। विभिन्न स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ पे हम स्थलों की बात करें तो लोथल है गुजरात में। ये आपका लोथल हो गया गुजरात में, जिसमें डकयार्ड मतलब कि पहले समुद्र समुद्र मार्ग में जाने के लिए यहाँ से यात्रा होती थी, जिस कारण इसे बंदरगाह या डकयार्ड कहा जाता था। कालीबंगा है राजस्थान में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कालीबंगा राजस्थान में। यहाँ पे जूते हुए खेत हमें प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक स्रोत के रूप में जूते हुए खेत प्राप्त हुए। धौलावीरा, ये भी गुजरात में है। धौलावीरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, धौलावीरा। रंगपुर, यह भी गुजरात में है। रंगपुर, ये हो गया रंगपुर। रोपड़, एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में रोपड़ पंजाब में है। बनावली हरियाणा में है। बनवाली या बनावली हरियाणा। यहीं हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। हड़प्पा, मुख्य केंद्र हड़प्पा है, ये है पाकिस्तान में। वैसे तो यह पहले हिंदुस्तान में ही था, परंतु 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से यह पाकिस्तान में चला गया। अब देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा कालीन सभ्यता जो विकसित हुई, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो कि भारत में स्थित वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी यहीं पे हरियाणा में 180 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन सभ्यता का क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे आता है भारत में स्थित धौलावीरा। धौलावीरा यहाँ पे हमने देखा पहले ही, जो गुजरात में है, 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल अगर विश्व तौर पे देखा जाए, वैश्विक तौर पे, तो ये है मोहनजोदाड़ो है, जो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक। तो हमने क्या क्या देखा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना, स्थल कौन कौन से हैं वो देखा, सबसे बड़ा भारत में एवं सबसे बड़ा जो पूरे हड़प्पा कालीन की सभ्यता में है उस जगह के बारे में जाना। आगे चलते हैं। आगे लिपि
अब हड़प्पा काल में लिपि कौन कौन सी थी? वस्त्रोपेदन लिपि थी। अब आप बोलेंगे कि वस्त्रोपेदन लिपि क्या है? तो वस्त्रोपेदन लिपि एक ऐसी लिपि होती है जिसमें पहले लेफ्ट टू राइट चला जाता है, फिर उसके बाद वहीं से जोड़ के ही राइट टू लेफ्ट चला जाता है। तो ऐसे लिखा जाता है लेफ्ट टू राइट, और वहीं से नीचे आकर राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये कहीं पे भी टूटता नहीं है, ये ऐसे चलते रहता है, लेफ्ट राइट, ये इस प्रकार ऐसे चलते रहता है। ये होता है वस्त्रोपेदन शैली। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि थी, परंतु कृषि में जो अधिशेष बचता था उसका व्यापार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में कृषि के अलावा व्यापार का भी महत्वपूर्ण योगदान होने लगा। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कला। चूँकि कला मानव जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है, हर युग में मानव अपने किसी न किसी कलाकारी को अति उत्तम तौर पे प्रस्तुत किया हुआ है। तो यहाँ पे पत्थर की मूर्ति की कला देखा जाता है। धातु, चूँकि हमें तांबे का ज्ञान पहले ही हो चुका था ताम्रपाषाण युग में, तो तांबा और टीन को मिला के कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कला की बात। अब मोहर देखते हैं। मोहर वही मैंने आपको बताया, आजकल की मुद्रा या सिक्का कह सकते हैं। तो मोहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा, ये हो गया हड़प्पा और ये हो गया मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ से हमें मोहरें प्राप्त हुई है। धातु, इस समय कौन सी धातु का ज्ञान था? आजकल तो वैसे बहुत सारी धातुओं का ज्ञान हो चुका है, लेकिन हमारे प्राचीन पूर्वजों को कौन से धातु का ज्ञान था, हम वो देखते हैं। सोना का ज्ञान हो चुका था। चांदी का ज्ञान हो चुका था। कांसा का ज्ञान हो चुका था। तांबा और टीन को मिला के कांसा का निर्माण करते थे, काफ़ी वैज्ञानिक पद्धति थी इनकी। सीसा का ज्ञान हो चुका था। वैसे तो सीसा काफ़ी बोलने से आधुनिक लगता है, परंतु सीसा का ज्ञान इन्हें हो चुका था। धात्विक उपकरण का निर्माण किया करते थे। धात्विक उपकरण का निर्माण कैसे? विभिन्न प्रकार के मूर्तियों को बनाने के लिए या विभिन्न प्रकार के औजार हथियार बनाने के लिए धातुओं को गलाना और उन्हें विभिन्न आकार देना, ये सारी धात्विक उपकरण निर्माण की एक शैली थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन भी किया करते थे। हम समाज देखते हैं। गांव और शहर में विभेद था। चूँकि ताम्रपाषाण काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी या ग्रामीण सभ्यता थी, धीरे धीरे सभ्यता विकसित हुई और हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी सभ्यता में यह शहरी सभ्यता बनी। परंतु शहर तो थे, परंतु अधिकतर गांव भी थे। तो गांव और शहर में परस्पर विभेद था। वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था यहाँ पे मौजूद थी, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। भोजन खान पान की बात करें तो शाक सब्जी भी खाया करते थे और मांस भी खाया करते थे। चूँकि मानव पहले से ही कहना चाहिए, पहले जब जैसे ही जन्म लिया वैसे ही उसने पहले मांस खाया, तो वो मांस से आगे चल के शाक की ओर भी अग्रसर हुआ। वस्त्र पहनावा उनका सूती और ऊनी के वस्त्र धारण करते थे। उनके लिए अधिकतर ऊन भेड़ से या जहाँ से ऊन प्राप्त हो सके इस प्रकार से ऊन प्राप्त करते थे। अब देखते हैं हम हड़प्पा का कालक्रम। तो कई खोजीकर्ताओं ने या विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने अपने अपने मत दिए कि हड़प्पा काल इतना से इतना हो सकता है, इस प्रकार से। परंतु सर्वमान्य मत अगर देखा जाए और वो भी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, तो वो डीपी अग्रवाल ने दी। डीपी अग्रवाल, उन्होंने बताया कि हड़प्पा का काल 2300 बीसी से 1750 बीसी, 2300 बीसी से 1750 बीसी के बीच में था। इनकी यह गणना कार्बन डेटिंग पर आधारित है। कार्बन डेटिंग आप जानते हो शायद, कार्बनिक किसी जीवाश्म या किसी वस्तु में उपस्थित कार्बन के अणुओं के आधार पर कार्बन डेटिंग किया जाता है एवं उम्र का या उसके पुराने होने का अंदाजा लगाया जाता है। अब हम पतन का कारण देखते हैं। इतनी बड़ी सभ्यता थी, पतन किस प्रकार हुआ? तो मिस्टर मार्शल, मिस्टर मैके और SR राव,
हमारे भारतीय SR राव, तो इन्होंने बताया, जो कि एक सर्वमान्य मत है, बाढ़, चूँकि यह क्षेत्र भी वैसे भी नदियों वाला क्षेत्र है, आप देख सकते हैं चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु, तो ये बड़ी बड़ी नदियाँ जो है उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, ये हो सकता है कारण। तो पतन का कारण मार्शल मैके और SR राव ने बाढ़ बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, हड़प्पा के बारे में देखते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता है, ये इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पता लगाया 1922 में RD बनर्जी द्वारा इनका पता लगाया गया। यहाँ पे अधिकतर कंतारीदार ईंटें का उपयोग किया गया। कंतारीदार ईंटें कैसी होती है कि जैसे दो ईंटों को आपस में जोड़ना है, तो दो ईंटों को जोड़ने के लिए आपस में बीच बीच में इस प्रकार का ऐसा गैप दिया करते थे कि वो आपस में एकदम जुड़ जाएं। तो ये कंतारीदार ईंटें, जैसे ये मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये हो गया एक ईंट, ये हो गया एक ईंट। तो इस प्रकार कंतारीदार ईंटों का प्रयोग किया जाता था। वृहद स्नानागार थे। वृहद स्नानागार से क्या मतलब है कि यहाँ पे जो नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कहना चाहिए, अभी के समय में देखा जाए तो स्विमिंग पूल कहा जाता है उसको। तो बड़े बड़े स्नानागार थे, पहले बावड़ियों में स्नान होता था अधिकतर, तो इस प्रकार वृहद स्नानागार थे। बाजार स्थल था। बाजार स्थल एक सभा भवन की तरह होता था, आजकल का सुपरमार्केट मान सकते हैं। तो इस प्रकार का बाजार स्थल हुआ करता था। एक बहुत बड़े एरिया में या एक बहुत बड़े क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दुकानें आके लगती थी। लुप्त मोम पद्धति का इस्तेमाल हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हड़प्पा कालीन सभ्यता में। लुप्त मोम पद्धति क्या है? सबसे पहले एक मूर्ति का ढांचा बनाते हैं मोम के द्वारा। मोम क्योंकि पिघल जाती है, तो सबसे पहले उसको ठंडा करके उसमें बाकायदा नक्काशी करके एक ढांचा बनाया जाता है, और उसके ऊपर गीली मिट्टी जो चिकनी मिट्टी हो सकती है, तो उसे थोप कर इस प्रकार पूरा तरह पैक कर दिया जाता है। फिर उसे धीरे से एक छोटी सी सुरंग नहीं कहना चाहिए, छोटी सी छेद बना के वहाँ पे उसे गर्म या तो आग में या किसी भी प्रकार से उसको गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर की मिट्टी तो ठोस हो जाती है, परंतु अंदर की जो मोम होती है वो धीरे धीरे पिघल के उस छेद से बाहर आने लगती है। तो इस प्रकार एक हमारे पास सांचा या ढांचा तैयार हो जाता है। उसमें पिघली हुई धातु, हमें जिस चीज़ की भी अगर मूर्ति चाहिए उस चीज़ की धातु को पिघला कर उस छिद्र के द्वारा उस सांचे के अंदर डाल दिया जाता है, और जैसे ही धातु उसके अंदर जाके ठंडी हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है, और उसके बाद ऊपर की जो कोटेड रहती है, मान लो मिट्टी की, उसे तोड़ दिया जाता है हल्के हाथों से, और इस प्रकार हमें अंदर एक सांचे में ढली मूर्ति प्राप्त होती है। तो यही है लुप्त मोम तकनीक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चंदूहड़ो। यह सिंध क्षेत्र में है, ये आप बोल सकते हैं ये चंदूहड़ो। ये देखिए, ये चंदूहड़ो जो क्षेत्र है, ये अरब सागर और पाकिस्तान के मिलन जो क्षेत्र है उस साइड पे ये चंदूहड़ो है। तो इसकी खोज NC मजूमदार ने 1931 में की थी। सबसे मुख्य बात, चंदूहड़ो में लिपस्टिक के प्रमाण प्राप्त हुए। अब आप ये बोलेंगे कि ये सर लिपस्टिक कैसे प्राप्त हो सकता है? तो उस दौरान या उस समय में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें प्राप्त होती थी उसका उपयोग श्रृंगार के रूप में किया जाता था, और मुख्य रूप से होठों पे भी उसका उपयोग किया जाता था। अब पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान में है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कालीबंगा है। इसका खोज अमलानंद घोष ने किया। अमलानंद घोष महोदय ने कालीबंगा की खोज की सबसे पहले। यहाँ पे हमें भूकंप के प्रमाण मिले, चूँकि ये हिमालय क्षेत्र के तकरीबन करीब ही है, तो यहाँ पे हमें भूकंप के प्रमाण मिले हैं, और जूते हुए खेत मिले हैं, और घर में कुआं प्राप्त हुआ है। घरों में कुआं बनाना वैसे पहले उतना सोचने वाली बात थी, परंतु फिर भी कालीबंगा में हमें घर में कुएं प्राप्त हुए हैं और जूते हुए खेत प्राप्त हुए। आगे चलते हैं, लोथल। लोथल यह समुद्र मार्ग में जाने के लिए मुख्य डकयार्ड या बंदरगाह हुआ करता था उस समय के लिए।
इसकी खोज किया SR राव ने 1955 से 62 के बीच। SR राव द्वारा इसकी खोज की गई। यहाँ से हमें प्राप्त हुआ अनाज पीसने की चक्की, पत्थर की चक्की प्राप्त हुई है। मिट्टी की मम्मी प्राप्त हुई। मिट्टी की मम्मी जैसा मैंने डुप्टोमोम तकनीक में बताया था आपको कि वहाँ पे एक ढांचा बनाया जाता था मिट्टी की, तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे मिट्टी की मम्मी प्राप्त हुई है। मम्मी या एक मानव शरीर, मिट्टी का मानव मूर्ति स्वरूप ये कहा जा सकता है। तो मिट्टी की मम्मी प्राप्त हुई है। सड़क के विपरीत दरवाजे। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये है सड़क, यहाँ पे एक मकान बनाया गया है, परंतु ये मकान का मुख्य द्वार सड़क की ओर न खुल के ये विपरीत दिशा में खुलती है, तो ये हो गया सड़क के विपरीत दरवाजे। ठीक है, तो लोथल में हमें ये चीज़ प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं, धौलावीरा के बारे में देखते हैं। यह भी लगभग राजस्थान और गुजरात के बीचों बीच में धौलावीरा हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक स्थल है। इसमें त्रिस्तरीय विभाजन पाया गया। त्रिस्तरीय विभाजन क्या होता है? यहाँ पे जैसे मान लो ये यहाँ पे मान लो ये पूर्व दिशा है, यहाँ पे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले यहाँ पे पड़ेगी, इसके बाद थोड़ा सा और ऊंचा जगह पे यहाँ पे पड़ेगी, फिर उसके थोड़ी सी ऊंची जगह पे यहाँ पे पड़ेगी। तो ये त्रिस्तरीय विभाजन है। सबसे पहले एक आम जनता की बस्ती यहाँ पे हुआ करती थी निचले भाग में, ताकि सूर्य की रोशनी सही रूप से पड़ सके। उसके थोड़े से ऊपर यहाँ पे थोड़े कहना चाहिए आम से खास, आम जनता को छोड़ के खास लोग थोड़ा यहाँ पे रहा करते थे। और तीसरा जो त्रिस्तरीय में तीसरा जो क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य व्यक्ति रहा करते थे और वो ऊंची जगहों पे पाया जाता था। तो इस प्रकार वहाँ पे धौलावीरा में त्रिस्तरीय विभाजन है। और सबसे मुख्य बात, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप समझते होंगे शायद, मुझे लगता है ये बारिश के पानी को गर्मी में या तो आने वाले समय में जब बारिश नहीं होती है तब उपयोग करने के लायक बचाने के लिए एक तकनीक होती है, जिसमें घरों के ऊपर छत से प्राप्त पानी को पाइप के द्वारा ऐसे एक ज़मीन में या क्षेत्र में पहुंचाया जाता है जहां पे पानी को थोड़ा संग्रहित किया जा सके और गर्मी में या तो जब बारिश ना हो ऐसे समय में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो धौलावीरा में हमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी का भी मतलब प्रमाण मिले हैं। तो ये हुआ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी विशेषताएं देख ली, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल देख लिए, सबसे बड़ा भारत में कौन सा है और विश्व में सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्र है उसका वो देख लिया, लिपि देख ली, उसकी अर्थव्यवस्था देख ली, उसके कला देख लिए, मोहरें देख ली कहाँ पे कौन से प्राप्त हुए, धातु देख लिए कौन कौन से थे, धातु उपकरण निर्माण, पशुपालन के बारे में चर्चा हुई, उसमें समाज के बारे में चर्चा की है, भोजन, वस्त्र, हड़प्पा काल के बारे में चर्चा किया और उसके पतन संबंधी चीज़ों के बारे में चर्चा की है। हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, इस बारे में भी विभिन्न चर्चाएं हुई। तो इस प्रकार ये हमारा हड़प्पाकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे समाप्त होता है। तो ठीक है, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि यह आपके काम आ सकता है या आप में थोड़ी आपके लिए थोड़ी मदद हो सकती है, तो आप इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। शायद हो सकता है आपकी मदद हो, आपकी मदद अगर ये कर रहा है तो आगे वाले की भी मदद करे। तो ठीक है, धन्यवाद।